हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान गंगा कोचिंग यूट्यूब क्लासेस। और आज के वीडियो में हम लोग जो है पिछले वीडियो का जो है सेकंड पार्ट बना रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने गंगा नदी तंत्र के बारे में जो है चर्चा की थी। एक्चुअली गंगा नदी तंत्र की जो दो प्रमुख शीर्ष धारा थी, जिसको हम लोग जो है पंचप्रयाग शीर्षक से बनाए थे, वहां तक हम लोगों ने जो है देखा था कि गंगा नदी की जो दो शीर्ष धाराएं हैं वो भागीरथी और जो है अलकनंदा के नाम से जो है आगे बढ़ती है और उत्तर काशी में जो है देव प्रयाग में आकर आपस में मिल जाती है। जब ये देव प्रयाग में मिल जाती है तो उसके बाद ही जो है इसका नाम जो है गंगा होता है। तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जो है आज पूरा गंगा नदी तंत्र यानी गंगा बनने के बाद जो है ये अपने प्रवाह मार्ग में जो है किन किन शहरों से होकर गुजरती है, साथ ही साथ जो है इसके उत्तरी ओर से और दक्षिणी ओर से इनकी प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी है, उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि भागीरथी और जो है अलकनंदा का संगम जो है देवप्रयाग नामक जो है स्थान पर हुआ और ये उत्तरकाशी उत्तराखंड में जो है स्थित है। देवप्रयाग से जब आगे बढ़ती है ये नदी तो इसको गंगा के नाम से जो है जाना जाता है। गंगा जो है सबसे पहले जो है ऋषिकेश पहुंचती है, आगे बढ़कर ऋषिकेश आती है, उत्तराखंड में स्थित ऋषिकेश। ऋषिकेश से जो है वो अगला पड़ाव उसका हरिद्वार होता है। हरिद्वार वह पहला स्थल है जहां गंगा जो है पर्वतों को छोड़कर पहली बार जो है समतल भूभाग पर जो है पहुंचती है। यही नदी जब आगे बढ़ती है तो सहारनपुर, जो कि जो है उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है, वहां से जो है आगे बढ़ती है। जब वो और थोड़ा आगे बढ़ती है तो कन्नौज नामक स्थान पर जो है उत्तर की ओर से रामगंगा नाम की नदी जो है आकर के इसमें मिलती है। ये रामगंगा नदी का उद्गम जो है उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिला में दूध तोली पहाड़ी के दक्षिणी भाग में होता है। ये रामगंगा नदी जो कि गंगा में मिलने वाली उत्तर की तरफ से मिलने वाली सबसे पहली नदी है ना, उसका जो है उद्गम स्थान उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल जिला के जो है दूध तोली पहाड़ी के दक्षिणी भाग में है और इस नदी की कुल लंबाई जो है 596 किलोमीटर है। जो आप ये नदी देख रहे हैं ये रामगंगा नदी है। उद्गम स्थान पौड़ी गढ़वाल जिला, दूध तोली पहाड़ी का दक्षिणी भाग और इसकी कुल लंबाई 596 किलोमीटर है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इस नदी के जो है किनारे बसा हुआ एक शहर है बरेली, यानी कि जो है बरेली किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो इसका जवाब होगा कि रामगंगा के किनारे बसा हुआ है। नदी थोड़ी और आगे बढ़ती है तब जो है यमुना जो है इधर से आकर इसमें दक्षिण की ओर से यमुना आकर के जो है प्रयागराज में यानी इलाहाबाद में इससे मिल जाती है ना। प्रयागराज का पुराना नाम इलाहाबाद था, वर्तमान में इसे प्रयाग या प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। अब यमुना जो कि जो है गंगा की प्रमुख सहायक नदी है, उसके बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। यमुना भारत की सबसे लंबी सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है जो गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। यमुना को जो है कालिंदी के नाम से भी जाना जाता है, या इसका पुराना नाम जो है कालिंदी था, है ना। यमुना को जो है कालिंदी के नाम से जाना जाता था। इसका भी जन्म जो है उत्तराखंड में यमुनोत्री नामक ग्लेशियर जो बंदरपूछ के करीब है, बंदरपूछ से इसका जन्म होता है और यह 1436 किलोमीटर का जो है सफर तय करके प्रयागराज में आकर जो है गंगा में विलीन हो जाती है। इससे पहले कि हम लोग गंगा की धारा में वापस आइए यमुना की जो है प्रमुख सहायक नदियों के बारे में भी जान लेते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं मुख्य सहायक नदी यमुना की केन, बेतवा और चंबल है। इसके अलावे बनास भी है, इसके अलावे टोंस है, नहीं सॉरी टोंस नहीं है। तो हम लोग इसको देख रहे हैं यहाँ से, ये यमुना नदी है। यमुना नदी दिल्ली, मथुरा, आगरा, इटावा, कालपी, हमीरपुर, बांदा से होती हुई प्रयागराज तक पहुंचती है। इसमें सबसे पहले जो है दक्षिण ओर से मिलने वाली नदी जो है चंबल नदी है। चंबल नदी जो है राजस्थान के राजसमंद जिला, है ना, राजस्थान के राजसमंद जिला के अरावली पर्वत के पास खमनौर शिखर पर से जो है इसका उदय जो है माना जाता है। ये जो है बनास नदी के साथ जो है इसका मेल है। जाना पाव पहाड़ी मध्य प्रदेश
ये मुख्य धारा है चंबल की। जबकि जो है राजस्थान के राजसमंद जिला में जो है अरावली पर्वत के खंबनोर शिखर पर से जो है जो नदी निकलती है उसे हम लोग बनास के नाम से जानते हैं, और यह जो है आकर चंबल में मिल जाती है। इस नदी की कुल लंबाई यानी बनास की कुल लंबाई 512 किलोमीटर के लगभग है, और इसे हम लोग होप ऑफ द फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। बनास नदी को क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, होप ऑफ द फॉरेस्ट के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो बनास नदी को होप ऑफ द फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। यदि हम लोग चंबल के उद्गम की बात करें तो चंबल का उद्गम जो है महू के पास जो है जाना पाव पहाड़ी मध्य प्रदेश में जो है होता है, और यह लगभग जो है 1051 किलोमीटर बहने के बाद जो है इटावा के पास जो है, उत्तर प्रदेश में इटावा है, इटावा के पास जो है ये यमुना से जाकर मिल जाती है। चंबल के बाद जो है इधर दूसरी नदी जो है बेतवा नदी है। बेतवा नदी का जन्म जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में कुम्हार गांव से ये निकलती है। इस जगह का नाम है जहां से ये नदी का उद्गम होता है उसका नाम है कुम्हार गांव। कुम्हार गांव से निकलती है और ये 590 किलोमीटर की दूरी तय करके हमीरपुर नामक स्थान पर जो है जाकर के यमुना से मिल जाती है, क्योंकि ये सारी नदियां यमुना की सहायक नदियां हैं। बुंदेलखंड पहाड़ की ये सबसे लंबी नदी है। कौन सी लंबी नदी है बुंदेलखंड पहाड़ की? तो बेतवा नदी जो है बुंदेलखंड पहाड़ी से निकलने वाली सबसे लंबी नदी है। इस नदी का जो है प्राचीन नाम जो है वैत्रावती भी है ना। यदि पूछा जाए वैत्रावती के नाम से किसे जाना जाता है, कौन सी नदी का प्राचीन नाम वैत्रावती है, तो हम लोग कह सकते हैं कि बेतवा का नाम जो है वैत्रावती है, और ये हमीरपुर में जाकर यमुना से मिल जाती है। आगे यदि बढ़ते हैं तो फिर हम लोगों को जो है जो नदी दिखाई देती है ये केन नदी है। ये मध्य प्रदेश के कटनी जिला में जो है विंध्याचल की कैमूर पर्वतमाला, विंध्याचल में जो है कैमूर पर्वत श्रेणी है, उस कैमूर पर्वतमाला से इसका उदय होता है। केन नदी का उद्गम कहां से होता है? तो केन का उद्गम जो है मध्य प्रदेश के कटनी जिला विंध्याचल की जो है कैमूर पर्वत श्रृंखला से इसका जन्म होता है, और ये 427 किलोमीटर का मार्ग तय करके बांदा नामक स्थान पर जाकर यमुना से मिल जाती है। फिर हम लोग यहाँ ये अंतिम नदी है केन। इसके बाद हम लोग फिर गंगा की धारा में वापस आते हैं। गंगा की धारा में प्रयागराज से आगे बढ़ने के बाद जो है आप देख सक रहे होंगे यहाँ टोन्स नामक एक नदी है जो दक्षिण की ओर से जो है जाकर के जो है गंगा में मिल जाती है। इस टोन्स नदी का जन्म जो है मध्य प्रदेश के सतना जिले में कैमूर श्रेणी से होता है। मध्य प्रदेश के सतना जिले में कैमूर श्रेणी से इसका जन्म होता है। कौन सी नदी है? टोन्स नदी। और ये जो है 265 किलोमीटर लंबी नदी है जो सिरसा नामक स्थान पर जाकर के जो है गंगा से मिलती है। टोन्स नदी कहाँ मिलती है गंगा से? तो सिरसा नामक स्थान पर जो है गंगा से इसका मिलन होता है। वहां से जब आगे बढ़ते हैं तो एक महत्वपूर्ण प्राचीन नगरी बनारस हम लोग को देखने को मिलती है, और फिर इस क्रम में ऊपर से आने वाली नदी गोमती हो गई, जो कि उत्तर से जो है गंगा की एक सहायक नदी या दूसरी सहायक नदी प्रमुख कह सकते हैं। तो इसको आप देख सकते हैं, ये गोमती का जो है उद्गम पीलीभीत जनपद जो कि उत्तर प्रदेश का जो है एक प्रमुख जिला है, पीलीभीत जनपद के जो है माधो टांडा से होता है। स्थान का नाम है माधो टांडा, जहां से ये गोमती का जन्म होता है, और ये लगभग 960 किलोमीटर का सफर तय करके जो है आकर गाजीपुर नामक स्थान पर जो है गंगा से मिल जाती है। यानी गोमती कहाँ मिलती है? गौ से गोमती, गौ से गाजीपुर, गौ से गंगा, है ना। तो गोमती नदी जो है गाजीपुर से होते हुए गाजीपुर में जो है गोमती नदी गाजीपुर में आकर गंगा से मिल जाती है। इस नदी की कुल लंबाई 960 किलोमीटर है। लखनऊ और जौनपुर जैसे महत्वपूर्ण शहर जो है इसी गोमती नदी के किनारे स्थित है। अक्सर पूछा जाता है कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोमती नदी के किनारे स्थित है। जरा और आगे बढ़ते हैं हम लोग गंगा के क्रम को देखते हुए पूर्व की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। अब जो है पूर्व की ओर जब बढ़ते हैं तो हम लोगों को जो है छपरा में जो है कुछ नदियों की सम्मिलित धाराएं आकर मिली हुई दिखाई देती है। ये धाराएं शारदा, घाघरा,
और राप्ती नदियों की धाराएं हैं, जिसमें शारदा का जन्म उत्तर प्रदेश के कुमाऊं क्षेत्र से होता है। उत्तर प्रदेश के कुमाऊं क्षेत्र से शारदा का जन्म होता है और दक्षिण तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से जो है घाघरा का जन्म होता है और मुख्य नेपाल के दक्षिणी भाग में जो है क्यूथान क्यूथान नगर के पास से जो है राप्ती का जन्म होता है। तो ये तीन अलग अलग जगहों से जो है तीन नदियां आती हैं, शारदा, घाघरा और राप्ती, जिसमें घाघरा और जो है शारदा का मिलन जो है बहराइच नामक स्थान पर जो है हो जाता है। जबकि ये नदी आगे बढ़ती है तो राप्ती जो है देवरिया में आकर जो है इन नदियों से मिल जाती है और राप्ती नदी के किनारे एक महत्वपूर्ण शहर जो है गोरखपुर स्थित है। यही नदी आगे आकर छपरा में जो है गंगा से मिल जाती है। छपरा में इसका मिलन हो जाता है, इन तीनों नदियों का गंगा से मिलन हो जाता है। कौन कौन सी नदियां तीन थी? तो शारदा, घाघरा, राप्ती। शारदा की कुल लंबाई 350 किलोमीटर के लगभग। घाघरा का जो है यानी ये मूल धारा जो है सबसे बड़ी नदी है, इसलिए इस नदी की मूल धारा को हम लोग क्या कहेंगे? घाघरा नदी ही कहेंगे। तो 1080 किलोमीटर लंबी ये घाघरा नदी हो गई और 600 किलोमीटर लंबी राप्ती नदी हो गई और ये दो नदियां जो है घाघरा में मिल करके जो है छपरा में आकर के गंगा से मिल जाती हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि दक्षिण की ओर से, नीचे की ओर से सोन नदी जो है जाकर गंगा से मिलती है। इस सोन नदी का जन्म जो है छत्तीसगढ़ के जो है गौरेला पेंड्रा बरवाही जिला है ना, नाम याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ का गौरेला पेंड्रा बरवाही जिला में अमरकंटक की पहाड़ी से जो है निकलती है। सामान्य रूप से आप ये भी याद रख सकते हैं कि अमरकंटक की पहाड़ी से जो है सोन नदी का जन्म होता है। ये 784 किलोमीटर लंबी नदी दक्षिण से होते हुए जाती है और दीघा नामक स्थान पर जो है गंगा से मिल जाती है, जबकि उसके विपरीत भाग पर जो है पटना नामक शहर जो है स्थित है। फिर हम लोग जो है उत्तर की ओर चले आते हैं। उत्तर से आप देख रहे हैं ये नदी जो है गंडक नामक नदी है। गंडक नदी का जो है जन्म तिब्बत में धौलागिरी के उत्तर से, उत्तरी भाग से होता है। धौलागिरी एक पर्वत श्रृंखला धौलागिरी के जो है उत्तर से होता है और ये लगभग 1310 किलोमीटर लंबी नदी है जो सोनपुर के पास आकर के जो है गंडक किससे मिल जाती है? गंगा से मिल जाती है। सोनपुर के पास आकर गंडक गंगा से मिल जाती है ना। सोनपुर और हाजीपुर, वहीं पर आप लोग यदि उस रास्ते से गए होंगे, यात्रा किए होंगे, तो आपको पता होगा कि नदियों के जो है दोनों तरफ ये दोनों शहर जो है स्थित हैं, इधर सोनपुर और उधर हाजीपुर। तो सोनपुर और हाजीपुर शहर जो है यही गंडक के मेल पर जो है गंगा के किनारे स्थित है। फिर हम लोग जो है उत्तर की ओर ही चलते हैं और ये जो है नदी जो बहुत ही खतरनाक दिख रहा होगा, इसकी 7 धाराएं ऊपर में दिख रही होगी, जिसके कारण जो है इसको सप्त कोशी के नाम से जो है जानते हैं। ये सप्त कोशी की धारा है। ये एक सप्त कोशी का जन्म कहां से होता है? नेपाल हिमालय से होता है और बिहार में ये जो है भीमनगर से प्रवेश कर जाती है और इस नदी की यहाँ कुल लंबाई जो है 729 किलोमीटर के लगभग है। कोसी के बारे में आप लोग जानते हैं कि कोसी जो है एक खतरनाक नदी है, इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है ना। और कई जगहों पर इसको डायन कोसी भी कहा जाता है। डायन, डाय का मतलब मारने वाली, यानी इसके बार बार जो है मार्ग बदलने के कारण जो है बिहार के क्षेत्र में जो है या उत्तरी बिहार में यूं कह सकते हैं कि हर बार जो है भयानक बाढ़ की विभीषिका आती है और लाखों करोड़ों का जो है जान माल का जो है नुकसान हर वर्ष जो है झेलना पड़ता है। इसलिए इसे डायन कोसी या बिहार का शोक के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। और ये कोसी नदी आकर जो है भागलपुर के पास जो है गंगा में मिल जाती है। भागलपुर के पास गंगा में कोसी नदी आकर मिल जाती है, जबकि उससे थोड़ा आगे ही दूसरी तरफ जो है साहिबगंज जिला है, जो कि जो है झारखंड का एक जिला है और झारखंड के इस जिले में जो है ये थोड़ा सा जो है भाग को छूती हुई कुछ किलोमीटर तक ये बहती हुई जो है जाती है
और फिर आगे बंगाल में निकल जाती है। इस क्रम में यदि हम लोग फिर उत्तर की तरफ से देखें तो महानंदा नामक नदी है। महानंदा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में इसका उद्गम है। कार्सियांग से 6 किलोमीटर उत्तर में चिमले नामक जगह है। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग नामक, आप एक हिल स्टेशन के बारे में सुने होंगे, एक प्रमुख हिल स्टेशन है दार्जिलिंग। तो दार्जिलिंग में कार्सियांग नाम का एक जगह है, ये भी जो है घूमने फिरने का टूरिस्ट प्लेस है। यहां से 6 किलोमीटर उत्तर में चिमले नाम का जगह है, वहां से इस नदी का जन्म होता है। इसका नाम है महानंदा। नंदा का मतलब बेटी है, महानंदा माने बड़ी बेटी। तो महानंदा का लंबाई जो है 360 किलोमीटर के लगभग है, और ये आकर के जो है गंगा नदी में आकर के मिल जाती है। नदी जब और थोड़ा सा आगे बढ़ती है तो दक्षिण के तरफ से एक शाखा जो है, इसकी एक शाखा कोलकाता की ओर चली जाती है, जिसको हुगली नदी कहते हैं। हुगली नदी जो है एक्चुअली मुर्शिदाबाद जिले के जो है गिरिया के समीप जो है इसका उद्गम माना जाता है, और ये लगभग 260 किलोमीटर जो है लंबी है। कोलकाता जैसे नगर इसी नदी के किनारे जो है बसा हुआ है। जबकि जो है हुगली की एक प्रमुख सहायक नदी जो है दामोदर है, जो कि छोटा नागपुर की पहाड़ी से जो है निकलती है, और 592 किलोमीटर का जो है सफर तय करके हुगली में विलीन हो जाती है। ये जो दामोदर नदी है ना, इसे बंगाल का शोक कहते हैं। जैसे आपने कोसी को बिहार का शोक कहा, वैसे दामोदर को बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न भी कई बार जो है पूछा गया है कि बंगाल का शोक किसे कहते हैं, तो दामोदर को जो है बंगाल का शोक कहा जाता है। और साथ ही साथ इसको जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है। जैविक मरुस्थल क्यों कहा जाता है? आप जानते हैं, यह वह क्षेत्र है जहां पर गोंडवाना काल के जो है सारे अवशेष जमीन में दबे दबे पड़े हुए हैं। वो कोयला हो या अन्य इस तरह का जो जैविक पदार्थ है, वो मौजूद होने के कारण जो है दामोदर को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। ये नदी जो है गंगा नदी अब सीधे आगे बढ़ती है, और फड़क्का बैराज पर यहाँ एक बांध बनाया गया है। इसके बाद ये नदी जो है बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। फड़क्का बैराज जो है एक बांध है, जहाँ पर गंगा नदी में जो है अंतिम बांध है ये, और जल यहाँ पर बांधा जाता है। और फिर आगे ये जब बढ़ती है, बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो इसे जो है पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा को किस नाम से बांग्लादेश में जाना जाता है? तो कहेंगे पद्मा के नाम से जो है इसको जाना जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है, हालांकि मैं यहाँ पर जो है किस दिशा में कौन बह रही है, कहाँ से आ रही है, इसके लिए कंपास का भी जो है चित्र बना दिया है ना। ये उत्तर जो है को दर्शाता है, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम, इसी तरह से जो है कंपास के और भी कार्डिनल्स बनाए गए हैं। तो ये जो है गंगा नदी का जो है, जब ये गंगा बनती है, यानी कि जो है देवप्रयाग के बाद से लेकर भारत के अंतिम छोर तक पहुंचने तक इस गंगा का जो है सफरनामा हम लोगों ने यहाँ मानचित्र के माध्यम से जो है देखा। अब संक्षेप में इसके बारे में जो है कुछ इसकी विशेषताओं के बारे में भी बात कर लेते हैं। इस नदी की जो है कुल लंबाई 2525 किलोमीटर कही गई है। 2000 यानी 2525 किलोमीटर जो है कुल इसकी लंबाई कही गई, कुल लंबाई। लेकिन भारत में यदि इसकी लंबाई बोली जाए तो 2510 किलोमीटर है। बाकी का भाग जो है बांग्लादेश में प्रवाहित होती है, ऐसा जो है माना जाता है, या ऐसा बताया गया है। 2525 कुल बताया गया है, जबकि भारत में जो है इसकी कुल लंबाई अनुमानतः 2510 है। यदि इस नदी की गहराई की बात करें, डेप्थ की बात करें यदि इसकी, तो इसका डेप्थ जो है एवरेजली जो है 16 मीटर यानी 16 मीटर जो है इसका डेप्थ है एवरेज में। एवरेज डेप्थ 16 मीटर, जबकि हाईएस्ट डेप्थ जो है इसका 33 मीटर्स बताया गया है ना। गंगा का एवरेज डेप्थ 16 मीटर और अधिकतम गहराई जो है वो है 33 मीटर। आपने ये भी सुना होगा कि गंगा का जल जो है कभी खराब नहीं होता है। तो आखिर गंगा का जल क्यों खराब नहीं होता है? तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। और जैसे कि गंगा का उद्गम जिन क्षेत्रों से होता है, वहां उसमें बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सारी जड़ी बूटियां, ये सब का जो है पानी जो है उसके साथ आता हो, ये भी हो सकता है। लेकिन मुख्य कारण जो है वो है
बैक्टीरियोफेज नामक जो है जीवाणु, है ना। बैक्टीरियोफेज जो है एक ऐसा जो है जीव है जो गंगा के जल में मौजूद होता है और उसमें उत्पन्न होने वाले शैवाल या अन्य प्रकार के जो है जो भी जीवाणु हैं, बैक्टीरियाज हैं, उसको जो है खा करके ये खत्म कर देता है। इसलिए गंगा जल जो है सालों साल रख देने पर भी ना उसमें काई लगती है, ना ही उसका जल खराब होता है। यदि हम लोग पौराणिक मान्यताओं की बात करें, क्योंकि गंगा का उत्पत्ति का संबंध जो है माइथोलॉजिकल स्टोरी से भी है। आप पिछले वीडियो में ही मैंने जो है आपको बताया था कि गंगा का उद्गम जो है किन कारणों से हुआ। आप जानते हैं राजा सगर के पुत्र जब शापित होकर पत्थर में बदल गए, तब जो है उनके जो वंशज थे उसमें एक भागीरथ नाम का राजा हुआ, जिन्होंने अपने अथक परिश्रम और तपस्या के बल पर विष्णुपदी गंगा को जो है धरती पर लाने में सफलता प्राप्त की थी। उस राजा का नाम भगीरथ था, जिसके नाम पर जो है ये भागीरथी कहलाती है। और ये जो है नदी अलकनंदा के साथ मिलकर गंगा का निर्माण करती है। मुख्य शाखा जो है भागीरथी है। पुराणों की मान्यताओं के हिसाब से देखा जाए, पुराण मतलब पुराना, 18 पुराणों का जिक्र है। आप लोग जानते होंगे पुराणों की संख्या 18 है। तो पुराणों की यदि मान्यता से माना जाए तो स्वर्ग में जो है इसको मंदाकिनी के नाम से जाना जाता है। स्वर्ग में इस नदी का नाम जो है मंदाकिनी है और पाताल में इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। ऐसा पुराणों में वर्णित किया गया है। तो यहाँ पर जो भी जानकारी मैंने आपको गंगा के संदर्भ में जो है दे पाया, वो आपके लिए परीक्षा उपयोगी होगा और विभिन्न कक्षाओं के लिए भी जो है उपयोगी साबित होगा। आप इसको जो है बहुत ध्यान से जो है देखेंगे, समझेंगे। गंगा के प्रवाह और जो है अलग अलग नदियों का मिलन स्थल किन किन जगहों पर होता है, वो सहायक नदियां जो है कितनी लंबी है, इन सब बातों को जो है कई बार रिपीट करने का प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से ये वीडियो आपके लिए लाभकारी होगा। थैंक यू, धन्यवाद।